नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हारे हुए प्रत्याशियों ने पार्टी में गुटबाजी और दलित नेता कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी पर नेतृत्व की खामोशी को बताया पार्टी की हार का कारण। पहले इंडिया ब्लॉक के सहयोगी और अब पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं में गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों से घिरती कांग्रेस पर होगी चर्चा राजनीतिक पार्टियों के साथ। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस की यात्रा के पहले दिन 21वें आसियान भारत सम्मेलन में कहा कि भारत आसियान की होगी 21वीं सदी। भारत आसियान सम्मेलन में और क्या क्या प्रधानमंत्री ने बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में जन केंद्रित दृष्टिकोण को बताया विकास आधारित साझेदारी का आधार। कहा मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग है अहम। भारत आसियान के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग पर सहमति। पीएम ने भारत आसियान संबंधों को मजबूती देते हुए रखे 10 सुझाव। वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की दी सलाह। कहा भारत इसके लिए $50 लाख का देगा योगदान और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने का किया आह्वान। हरियाणा के नतीजों के बाद बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। सहयोगी दलों के तेवर के बाद पार्टी नेताओं के भी बागी सुर एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं हार का ठीकरा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हार पर किया मंथन। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। महाराष्ट्र कैबिनेट में रतन टाटा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास। दक्षिण कोरिया की लेखिका हेंगकोंग को प्रदान किया जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। हेंगकोंग को गहन काव्यात्मक गद्य के लिए मिला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस यात्रा के पहले दिन 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि जन केंद्रित दृष्टिकोण विकास आधारित साझेदारी का आधार है। पीएम ने कहा कि 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। साथ ही विश्वविद्यालयों के नेटवर्क लॉन्च किया गया है। पीएम ने यह भी कहा कि लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। लाओस की 2 दिन की यात्रा पर वियंगचान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों में नई ऊर्जा, दिशा और गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार लगभग दोगुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है और भारत ने 7 आसियान देशों के सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। जल्दी ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है, यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी
एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुआंग प्रबांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर में लाओ रामायण फ्रालाक फ्रालाम का अवलोकन किया। लाओस में आज भी रामायण के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। ये महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता के संबंध को दर्शाता है। दोनों देश अपनी साझा विरासत को संवारने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लाओस में वाटफू मंदिर और संबंधित स्मारकों के जीर्णोद्धार में शामिल है। रामायण देखने से पहले प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के सेंट्रल बुद्धिस्ट द फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों के एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वियंगचान स्थित अपने होटल पहुंचे तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अभिभूत लोगों ने उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया। बहुत मजा आया। हमारा सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के लाओ लोगों ने मोदी जी का स्वागत किया हिंदी में बोल के। यहाँ लोगों की उनसे मिलने की चाहत तो देखी ही गई, साथ ही असम के बिहू के रंग की अलग ही छटा देखने को मिली। Very happy to perform. So it was not so tough and a little bit tough, but because of Modi, we can do anything and anytime. It was so happy movement for us. Also for the team, they're very happy to perform in front of. And when Modi ji said like once more, it's like I got the world, you know. लाओस यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम ने अपने समकक्ष नेताओं के साथ क्षेत्रीय, वैश्विक और आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्वी एशिया सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्र और मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान डिजिटल बदलाव पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें भारत और आसियान के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग पर सहमति बनने के साथ ही सदस्य देश फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन और सहयोग पर भी सहमति बनी है। भारत आसियान के बीच डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में सहयोग के साथ ही समग्र समझौते के तहत साइबर सिक्योरिटी पर तालमेल पर सहमति है। भारत और आसियान एक जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में सहयोग पर सहमति बनी है। भारत आसियान संबंधों को 10 साल हो चुके हैं और इस मंच पर 21वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत आसियान देशों के सामने एक 10 सुझाव रखे। आइए आपको बताते हैं इन 10 सुझावों में प्रधानमंत्री ने किस तरह के प्रस्ताव और किस तरह से सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री ने इन सुझावों में सबसे पहली बात जो रखी वो ये कहा कि वर्ष 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में
मनाया जाएगा, यानी कि पर्यटन के लिए इस साल को एक तरह से समर्पित किया जाएगा भारत आसियान के बीच में, और जिसके लिए भारत $50 लाख का योगदान देगा। वहीं जो दूसरा सुझाव प्रधानमंत्री का है वो है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक को मनाने के लिए भारत और आसियान देशों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे कि यूथ जुड़े और देश दोनों ही एक तरह से इन तमाम देशों की जनताएं आपस में मिलजुल कर कार्यक्रमों का आयोजन करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा मिले। तीसरा सुझाव प्रधानमंत्री का भारत आसियान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष के तहत हर साल विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाए भारत आसियान देशों के बीच में। ये तीसरा सुझाव था। चौथा सुझाव प्रधानमंत्री का नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के छात्रों के लिए मास्टर स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी की जाएगी। ये प्रधानमंत्री ने इस सुझाव को इस मंच पर रखा। भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा 2025 तक पूरी की जाएगी, इसका भी एक तरह से आश्वासन भी दिया और अपने सुझावों में इसे शामिल किया। वहीं आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देशों के बीच अन्य सुझावों के तौर पर प्रधानमंत्री ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए भारत आसियान कोष से $50 लाख उपलब्ध कराए जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आसियान की मानवीय सहायता केंद्र के साथ मिलकर काम करने का भी सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अन्य सुझावों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने अपने सुझाव साझा किए और उन्होंने कहा कि आसियान भारत स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संस्थागत बनाने के लिए यानी इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की है प्रधानमंत्री ने। इसी तरह डिजिटल और साइबर क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर नीति डायलॉग को संस्थागत बनाने का सुझाव दिया। भारत और आसियान देशों के बीच ग्रीन फ्यूचर यानी कि भविष्य में किस तरह से भारत और आसियान देश ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी को लेकर काम करें। इस बीच भी विशेषज्ञों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर वर्कशॉप का प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री ने। और अंत में प्रधानमंत्री ने अपने 10वें सुझाव के साथ जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम का एक तरह से भारत का सिद्धांत रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का 10वां सुझाव पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत का जो अभियान है एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने का आसियान देशों से भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। तो प्रधानमंत्री ने भारत आसियान देशों के संबंधों के 10 साल पूरे होने के साथ 10 ऐसे सुझाव दिए हैं जो वैश्विक शांति के लिए तमाम क्षेत्रों में एक तरह से प्रगतिशील वो कदम है जो लेकर भारत अन्य देशों के साथ आगे बढ़ेगा। और हमारे साथ इस समय हमारे साथी संवाददाता अजय मिश्र भी जुड़ गए हैं लाहौस से। अजय, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान देशों को संबंधों को सिर्फ एक तरह से जहां एक तरफ 21वीं ये बैठक है इसको और आगे बढ़ाते हुए यानी कि आने वाले कई दशकों का एक तरह से रोड मैप तैयार किया प्रधानमंत्री ने अपने 10 सुझावों के साथ, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने ऋतु, और जो नई बात इस संयुक्त वक्तव्य में सामने आई है, एक नया आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन, उसको मंजूरी दी गई है 2026 से 2030 तक। अगले 5 सालों की रूपरेखा बिल्कुल तय है। जिस तरह से आपने पहला पॉइंट बताया कि 2025 को ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाए और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और रेजिलियंस, जो कि लाओपीडिया के पूरे आसियान समिट का थीम भी है, सेंट्रल थीम भी है, उसी पर फोकस करते हुए भारत ने जो कनेक्टिविटी और रेजिलियंस की थीम को अपना पूरा समर्थन दिया है और $1 करोड़ जो अगर आप दोनों राशियों को मिला लें टूरिज्म के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो उसको कमिट किया है। दूसरी बात मैंने बताई कि आसियान और इंडिया प्लान ऑफ एक्शन अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि जो हमारे संबंध हैं वो बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने वाले हैं, क्योंकि भारत और आसियान ने अपने आप को एक नेचुरल पार्टनर के रूप में इस मल्टीलेटरल फोरम पे अपने आप को स्थापित किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात और पहला ही बिंदु जो रेखांकित किया है प्रधानमंत्री ने ऋतु जी, वो ये है कि दोनों ही आसियान और भारत एक साथ मिलकर के पूरे विश्व की शांति, स्थायित्व और समृद्धि के लिए एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ चाइना सी का मुद्दा है उसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप एक किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाए, इसको लेकर के भारत और आसियान एक साथ मिलकर के काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं
उस पर दोनों ही देश सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे आसियान देश हैं जिससे हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार सहयोग करने पर चर्चा कर रहे हैं। तो आसियान एज ए ब्लॉक न केवल आर्थिक समृद्धि के लिए बल्कि भू राजनीतिक स्थिरता के लिए भी कैसे दोनों ही पक्ष भारत और आसियान आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के आज कमिटमेंट जताया है भारत और आसियान दोनों ने। और आगे चल के जो कल ईस्ट एशिया समिट होगा ऋतु जी, उसमें भी इंडो पैसिफिक का मुद्दा सभी लोग डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। और आसियान और भारत ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, ये दोनों ही पक्ष एक साथ जो दुनिया की समस्याएं हैं, चाहे वो ग्लोबल साउथ की समस्या हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की समस्या हो, क्लाइमेट एक्शन की समस्या हो, उन सभी मुद्दों पर एक साथ आगे बढ़ करके काम करना चाहते हैं। और इसीलिए इंडिया ने आज तक किसी भी भारत आसियान जो शिखर सम्मेलन का को छोड़ा नहीं है और लगातार प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते रहे हैं। और ये जो नया एक्शन प्लान 2026 से 30 तक का प्रस्ताव किया गया है, दोनों ही पक्षों के बीच में एक नए सहयोग की एक बहुत मजबूत बुनियाद रखने जा रहा है 5 सालों। जी बिल्कुल अजय, बहुत विस्तार से आपने समझाया कि किस तरह से आसियान देशों के साथ और ईस्ट एशिया के साथ जो कल समिट होना है, यानी कि सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर देश इन तमाम देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना नहीं, बल्कि भू राजनीतिक बदलाव जो हो रहे हैं उनके भी हल ढूंढना तमाम देशों के साथ मिलकर, उन चुनौतियों के भी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस पूरी जानकारी के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद किस तरह से कांग्रेस में मचा है घमासान। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी भाजपा से मिली करारी हार के बाद आंतरिक कलह से जूझ रही है। चुनाव परिणाम आते ही सहयोगी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया और अब पार्टी के अंदर भी रार छिड़ गई है। हार के कारणों पर चर्चा के लिए पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की तो प्रमुख चेहरे ही गायब रहे। पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जिस पर भरोसा करके हर बात मानी, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग में नहीं पहुंचे। हरियाणा में हार, कांग्रेस में रार, नतीजों के बाद मुश्किल में कांग्रेस। सहयोगी दलों ने दिखाए तेवर, अपनों ने भी अपनाए बागी तेवर। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। हरियाणा चुनाव के नतीजे कई मायनों में खास हैं। इस जीत ने जहां भाजपा को मजबूती दी है, वहीं विपक्षी दलों की आस भी टूटी है। भाजपा जहां तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस हार का मंथन करने में जुटी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त रही कांग्रेस ने हार के कारणों का विश्लेषण करने के लिए हाई लेवल बैठक बुलाई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान चुनाव में हार के लिए कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बैठक में प्रमुख चेहरे ही नदारद रहे। पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जिस पर भरोसा किया, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग में नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी बैठक से दूरी बना ली। इस पर राहुल गांधी की नाराजगी जाहिर है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर आखिरकार राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उनका यह भी कहना है कि वहां के नेताओं का पर्सनल इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से बड़ा रहा, इसी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था, तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। वही हमेशा की तरह एक बार फिर कांग्रेस नेता पराजय का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ रहे हैं, तो भाजपा सिरे से आरोपों को खारिज करते हुए हार से उपजी निराशा बता रहे हैं। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे, तो क्या कारणों का अचानक की परिणाम उल्टे आ गए। तो कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे ईवीएम हो चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। वो हार गए हैं, अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जला के करते हैं, दबा के करते हैं, कैसे करते हैं हम में अलग अलग होती है, जैसे भी करना वो करे, हार तो हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर सहयोगी दलों ने जहां हमला बोलना शुरू कर दिया, तो अब पार्टी के अंदर भी रार छिड़ गई है। हरियाणा की अंबाला कैंट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर पाल परी अपनी हार का ठीकरा पार्टी पर ही फोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी तल्ख तेवर दिखाते हुए हरियाणा की कई सीटों पर पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर आत्मचिंतन करने की जरूरत बताते हुए अपने ओबीसी अध्यक्ष पद को धोखा और झुंझुना बताया। मैंने ये बोला है कि जो मुझे चेयरमैन का पद दिया गया है वो एक झुंझुना है, एक आई वॉश है। बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगाए गए पार्टी की तरफ से, उसमें मैं राष्ट्रीय चेयरमैन होने के बावजूद भी मेरी फोटो नदारद थी, तो उसका क्या मैसेज आता है जनता में, किस बात का मैं चेयरमैन हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का। जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीत का, और उस वक्त अगर जब मुख्यमंत्री की टसल की अगर बातें मीडिया में आती हैं तो पार्टी के लिए कोई एक अच्छे संकेत नहीं है। देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। परविंदर सिंह परी को चुनाव हराया गया है, पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद जहां सहयोगी दल कांग्रेस की गलतियां गिनाते हुए कोस रहे हैं, उससे इंडी गठबंधन के बीच खटास आती दिख रही है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरणों में परिवर्तन की संभावना बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी अंदर के अंतर्कलह से भी जूझ रही है। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा में चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में जो रार है उसी पर आज हमारी चर्चा है। हमारा विशेष है हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद घमासान। 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धनंजय जी, आपका स्वागत है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हैं, और विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे ये बैठक थी। सारा दारोमदार चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा पे था। आज इस बैठक में भूपेंद्र हुड्डा मौजूद नहीं थे। किन कारणों पे मंथन हुआ, क्या सामने आया, हार के क्या कारण दिखाई दिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि इस बैठक का औचित्य तभी है कि जब अगर हम एक तरफ ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो इसके साथ ही हमें घोषणा करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के चुनावों में विजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, उसको हम दुरुस्त करते हैं। उससे पहले विजय त्रिवेदी जी के पास चलेंगे। विजय त्रिवेदी जी, आज की बैठक को भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ ये बैठक हो रही है, बेहद महत्वपूर्ण है, हार के कारणों पे मंथन होना है। हालांकि पहले देखा गया नतीजे आने के बाद, जहां एक तरफ जी
जी विजय त्रिवेदी जी आपके पास आती हूँ, कौशिक जी की आवाज आ गई है। जी विजय जी बताएं। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी अगर ये डिसीजन ले ले कि भाई ईवीएम में खराबी है और हम महाराष्ट्र का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तभी इस बात का कोई औचित्य है, अन्यथा ईवीएम की बात करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, हम हारे क्यों, इसके कई कारण थे। पहला कारण था अलायंस। जम्मू कश्मीर में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो घोषणा पत्र में बात की वो ये थी कि 370 और 35A को बहाल करेंगे। उसका ठीकरा हरियाणा में हमारे सिर पर फूटा, उसका नुकसान हरियाणा में हुआ। मामन खान को दोबारा टिकट देना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम रहा। इसके अलावा हमारे बहुत से कैंडिडेटों के जो बड़बोले वाले बयान थे, किसी ने कहा कि 50 लोगों पर एक नौकरी दूंगा, किसी ने कहा कि उसको 50 लोगों पर एक नौकरी मिलेगी, मैं उससे डबल लेकर दूंगा हुड्डा जी से। यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेटों के बारे में यहाँ तक सामने आया है कि वो पहले से ही लोगों को धमकाने लगे कि भाई देख लो सरकार हमारी बनने जा रही है। तो कई सारे फैक्टर थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये बात समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम परस्त होने वाली छवि कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रही है। जब तक हम इस छवि को तोड़कर बाहर नहीं निकलते, हिंदूवादी वोटों के दम पर भाजपा इस बात का फायदा लेती रहेगी। भाजपा कूटनीति और रणनीति में हमसे कहीं आगे रही है। विजय जी एक बात आपने स्वीकारी, मुसलमान परस्त होना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। 2000 मुस्लिम परस्त नहीं है हमारी पार्टी, लेकिन मुस्लिम परस्त की छवि बन चुकी है हमारी पार्टी की। तो ये छवि तो 2012 से बन चुकी है। 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद AK एंटनी कमेटी बनी थी और उस कमेटी में भी यही कहा गया था कि बचना होगा कि जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस को अपने आप को थामना होगा। आप इस तरह से राजनीति अगर करेंगे तो AK एंटनी की थी, तो अगर तब से लेकर आज यानी कि 12 साल में अगर कांग्रेस अपनी उन तमाम चीजों का मंथन नहीं कर सकी है, देख नहीं सकी है, तो उसी का असर आज हरियाणा में भी आप कह रहे हैं आपको मिल रहा है। धनंजय जी आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले एक बार विजय त्रिवेदी जी से इस पे एक रिएक्शन ले लूं। विजय जी, ये समस्या तो पुरानी है, क्या आपको लगता है AK एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट जो थी और उसमें जिन बातों को उठाया गया था, आज जिस तरह से विजय कौशिक कह रहे हैं, क्या हरियाणा का मंथन उसी दिशा में जाता दिख रहा है? नहीं, मंथन के लिए एक और कमेटी बना रहे हैं ना अभी। रितु जी आपको याद है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बन रही है। हाँ, तो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन रही है। मल्लिकार्जुन साहब के जब बैठक हुई है रेजिडेंस पर, उस पर राहुल जी ने भी कहा है, तब एक और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं। तो कमेटियां बनाने से अगर नतीजा निकलता तो वो तो अब 10 साल हो गए इस बात को, आपने जैसे जिक्र किया। सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने जिस बात को ठीक से पहचाना, तो वो परेशानी कोई चुनाव के बाद जानकारी हो, कोई ऐसा बड़ा खुलासा हुआ, ऐसा तो है नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान भूपेंद्र हुड्डा जी, शैलजा जी और सुरजेवाला साहब के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, जो साफ साफ रार दिखाई दे रही थी, जो शैलजा जी लंबे समय तक बाहर रही और आप 2024 के चुनाव में दलित वोट को लेकर संविधान की कॉपी दिखाकर बात कर रहे थे, और हरियाणा के चुनाव में आपने दलित की बात नहीं की, क्योंकि आप दलित की बात करते तो दलित नेता की बात करते, दलित नेता की बात करते तो शैलजा जी की बात होती, शैलजा जी की बात करते तो भूपेंद्र जी नाराज हो जाते, और भूपेंद्र जी नाराज हो जाते तो राहुल गांधी जी उनको मना नहीं सकते थे। तो बहुत सारी, अब इसमें कुछ आज ऐसा बचा ही नहीं है कि जिस पर कांग्रेस की हार पर हम लोग चर्चा करें, जैसे अभी विजय जी ने भी जिक्र कर दिया। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं में एक हताशा है? क्योंकि जो अगर विजय कौशिक ये कह रहे हैं कि आप इस छवि से बचना चाहती है कांग्रेस, कि वो मुसलमान परस्त हो रही है, ये उसकी छवि हो रही है, तो क्या ये नेता ऐसा सोच रहे हैं या जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता अब हताश हो रहा है अपनी इस छवि को लेकर? कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश हो रहा है, परेशान हो रहा है, तकलीफ में है, लेकिन उस बात को ठीक तरह से न तो सुनवाई हो रही है और न उसका इलाज हो रहा है। देखिए, किसी बीमारी के दो ठीक करने के दो वो होते हैं स्टेप। एक है कि डायग्नोस कर रहे हैं आप, और दूसरा फिर उसका इलाज कर रहे हैं। कांग्रेस एक तो डायग्नोस ही ठीक से नहीं कर रही है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो डायग्नोस एक तो ठीक करे और ठीक करके उसका इलाज करे। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसका इलाज नहीं होता। जैसे अक्सर होता है ना कि हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर पर्ची ले आते हैं उनसे बना के, और अब सोचते हैं ठीक हो ही जाएंगे। डॉक्टर की पर्ची से बीमारी ठीक नहीं होती है, उसके इलाज से ठीक हो। तो क्या कांग्रेस उसका इलाज करने को तैयार है?
क्या कांग्रेस कार्यकर्ता की बात को सुनने को तैयार है? कांग्रेस से डिस्कनेक्ट की तो हरियाणा की हार है, जबकि सब लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस वहां पर जीत जाएगी, एक बड़ी भारी जीत की तरफ वो जाती हुई दिख रही थी। उस जीत को खुद ने मैं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत की, उसके लिए उनकी बधाई है, लेकिन ये चुनाव कांग्रेस खुद हारी है, इसमें और किसी की जिम्मेदारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी समझ रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इसमें मैसेज है कि जो गलतियां हुई थी, जो परेशानियां थी, वो अब भी बरकरार है, उसके डिनायल मोड में ना रहे कि नहीं देखिए ये सारा हमारे को सर्टिफिकेट मिल गया। ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी का कम है, कांग्रेस का सर्टिफिकेट ज्यादा है कि जहां पर इतनी सारी परेशानियां। धनंजय जी, विजय त्रिवेदी आपको भी कुछ नसीहत दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुछ नसीहतें हैं। हालांकि विजय कौशिक ने बहुत साफ इस बात को कह दिया कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है तो महाराष्ट्र का चुनाव ना लड़े, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि वो क्या कारण है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है। रितु जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली बेही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस के भीतर जो हार की हाहाकार है, हरियाणा का चुनाव कुछ सीटों की जीत हार का मसला नहीं है, एक फेक नैरेटिव को स्वीकारने और नकारने का चुनाव था। जनता ने फेक नैरेटिव को नकार दिया। कांग्रेस ने दलित नेताओं की भी उपेक्षा की। वहां संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि उसको लेके जाते तो शैलजा को आगे करना पड़ता। कांग्रेस को दलित चेहरा चाहिए, दलित नेता नहीं चाहिए। दलितों की उपेक्षा जाहिर है, SC ST OBC का राहुल गांधी ने खुद कहा बयान दिया कि भाई मैं आरक्षणों को खत्म कर दूंगा। और जो अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालिक मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में खड़ा और कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का, तो इस देश में लाउड एंड क्लियर मैसेज आपने दे रखा है। हरियाणा ने सिर्फ राहत की सांस नहीं ली, उनके सहयोगियों ने भी राहत की सांस ले ली है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, जहां भी जाएंगे आप, जहां तमाम इनके जो नेता हैं, उद्धव हो, तेजस्वी हो, हेमंत हो, अखिलेश हो, न जाने कितने कांग्रेस को आज ना दिखा रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। और कांग्रेस में जो अंतर कलह, भीतर जूता में पैजार मची हुई है, कांग्रेस सिर्फ सत्ता के बिना कांग्रेस सर्वाइव नहीं करेगी, नहीं इनके कोई नेता रहेंगे, न कार्यकर्ता रहेंगे। इनको सत्ता और सिर्फ सत्ता का है, और सत्ता भी एक जाति विशेष की बात करते हैं, बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। जाति की जलेबी को जनता ने नकार दिया। और जब बहुसंख्यक की आप बात करते हैं तो OBC वर्ग है, कोई जाति विशेष नहीं है। एक दलितों, पिछड़ों, शोषितों की समझ आपको कब से हो गई? क्योंकि पंडित नेहरू ने तो लगातार काका कालेकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला, इंदिरा गांधी ने BP मंडल की रिपोर्ट को डाला, और राजीव गांधी ने सबसे बड़ा भाषण दिया 1 घंटा 40 मिनट का आरक्षण के खिलाफ। उसके बाद राहुल बाबा ने जाकर के विदेश की धरती से कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। तो और दूसरी बात जो भाई साहब कह रहे थे अभी ईवीएम पर, आप कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, आप हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र बिल्कुल बहाल हो गया। और जहां आप हारते हैं, ईवीएम खराब है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तो लोकतंत्र खतरे में है कि आपके पास लोक लज्जा नहीं बची है कि लोकतंत्र में रहने के लिए। दूसरी बात तो कांग्रेस की, अगर राहुल गांधी की बात उठा करके देखें तो हरियाणा में राहुल गांधी जी ने 12 सीटों पर प्रचार किया, 8 हार गए। जम्मू कश्मीर में 11 सीटों पर प्रचार किए, 8 बुरी तरह से हार गए। तो जहां जहां चरण पड़े बाबा राहुल के, वहां सफाया होते चला गया। और यही उनकी स्थिति है, वर्तमान स्थिति। ना कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है, और लोगों को तो पता चल गया है, कांग्रेस की कलाई खुल गई है, कांग्रेस का हकीकत सामने आ गई है। जब सतीश जारकीहोली, आपके कर्नाटका के कार्यकारी अध्यक्ष, उस समय कहते हैं कि हिंदू धर्म गंदा है, जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, आप हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, इस देश का सनातनी समाज आपको कितना बर्दाश्त करेगा? इस देश का सनातनी समाज वैसा नहीं है कि वो अपना नेशनल एंथम बजाए कि सर तन से जुदा। इस देश का सनातनी समाज आपको समय पर अपने लोकतांत्रिक तरीके से आपको जवाब दे रहा है, और जवाब कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस को अगर अब भी जवाब नहीं मिल रहा है तो आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, जो करना हो करें। लेकिन जनता के नजर से कांग्रेस उतर गई है, कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया है, इसमें कहीं कोई शक शुबा दूसरी बात नहीं रह गई। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, विजय जी को आप सुन रही हैं, विजय जी कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग को मतलब वो मान रहे हैं कि उन्होंने एक धर्म विशेष का तुष्टिकरण किया है। कांग्रेस ने एक धर्म विशेष को लेकर के चली है, एक धर्म विशेष को वोट बैंक बनाया है। एक तरफ लोग वोट बैंक बनाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, जो थीम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको जो कंक्लूसिव लेकर के हम चलते हैं, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति है। और एक तरफ बांटो, जाति में बांटो, धर्म में बांटो, पंथ में बांटो। आप देखिए इनके ओवरसीज के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा था कि भाई पूरब के लोग ऐसे दिखते हैं, पश्चिम को ऐसे दिखते हैं, उत्तर के विजय कौशिक जी राहुल गांधी के हिंदुओं को लेके अनर्गलन जो बयान आते हैं, क्या आप मानते हैं कि वो तमाम बयान कहीं ना कहीं जनता को, आपके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को
कांग्रेस से विमुख कर रहे हैं, मोह भंग हो रहा है, जिसकी वजह है कि जिस तरह से अंतर्कलह अब शुरू है? देखिए, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी के सलाहकारों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। भाजपा का मुकाबला करने के लिए हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा वो वाला हाल है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। राहुल गांधी जी के सलाहकारों के चलते आज कांग्रेस। विजय कौशिक जी, समीक्षा बैठक में आज राहुल गांधी थे। राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें कहा कि उन्हें इस बैठक में होना चाहिए। देखिए, हरियाणा का चुनाव हारना, जिस चुनाव को जीता हुआ कांग्रेस बता रही थी, उसे हारने के बाद कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या राहुल गांधी आज समीक्षा बैठक में मौजूद थे? मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोगों के निशाने पर हूं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं राहुल गांधी की बात क्यों करता हूं। सच्चाई है, राहुल गांधी जी एक अच्छे इंसान हैं, कांग्रेस को बदलना चाहते हैं, खड़े करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मेरे जैसे शुभचिंतक नहीं है, और मेरे जैसे शुभचिंतकों को कांग्रेस में उनसे दूर रखा जा रहा है, न केवल मुझसे बल्कि विजय कौशिक जी, धनंजय जी लास्ट कमेंट जी। सुनिए जी, मेरे पास समय बहुत कम है। विजय कौशिक जी, आप शुभचिंतक होंगे राहुल गांधी के, लेकिन आप भी राहुल गांधी को शायद ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इस तरह की हार के बाद शायद उन्हें देश में होना चाहिए था कार्यकर्ताओं के बीच में। धनंजय जी, जो हार का ठीक रहा, हुड्डा जी के ऊपर फोड़ने की साजिश की जा रही है, एक षड्यंत्र है। सही मायने में तो इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व भी उतना ही जिम्मेवार है। हरियाणा के विजय कौशिक जी, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये पता करेगी ठीकरा किसके सिर पे फोड़ना चाहिए, नेतृत्व के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, कि कुमारी शैलजा के, कि आप लोगों की नीति पर? जी धनंजय जी, लास्ट कमेंट। देखिए, आप देख सकते हैं रितु जी, क्या स्थिति आ गई है कांग्रेस की। तमाम नेताओं के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो रही है, समीक्षा हो रही है, जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे वो नहीं उपस्थित हो रहे। आपस की जूतम पैजार सरे बाजार हो गई है, बताने की जरूरत ही नहीं है। एक एक व्यक्ति का आप उठा करके देख लीजिए, अभी इन्हीं को देख लीजिए, राहुल गांधी जी को एडवाइस कर रहे हैं सबको। इतना घोर निराशा और हताशा के माहौल में कांग्रेस है, हाशिए का हाहाकार झेल रही है कांग्रेस। और ऐसे में अब महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में तो हालत यह है कि अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। कांग्रेस की ये हालत कर दी है। कांग्रेस जो कभी राष्ट्रीय राजनीति में फलक पे शीर्ष पे थी, आज क्षेत्रीय दल उसको आके दिखा रहे हैं। बिल्कुल धनंजय जी, कटोरा लेकर लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक का उत्साह, जिस तरह से कांग्रेस उस जीत पे आगे बढ़ रही थी, हरियाणा का नतीजा आते ही सबसे पहले जो गठबंधन साथी थे उन्होंने थोड़ी सी आंख टेढ़ी की, और उसके बाद अब पार्टी के भीतर जिस तरह से कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं हार के लिए, देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस आने वाले चुनाव में, जो तमाम विधानसभा चुनाव में, उसमें किस रणनीति पर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी के साथ उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। जम्मू कश्मीर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटें मिली थीं। इसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को 6 सीटें थीं। अब 4 निर्दलीय विधायकों के साथ आने के बाद एनसी को अकेले दम पर बहुमत मिल गया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले दम पर 42 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत अख्तियार की। अब सबकी निगाह जम्मू कश्मीर के नए सीएम चेहरे पर है। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इसकी पुष्टि की है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई है। बैठक में सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब कांग्रेस के समर्थन पत्र प्राप्त करने की औपचारिकता बाकी है। जैसे ही वो प्राप्त होगा, राजभवन में जाकर उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उमर साहब लेजिस्लेटिव पार्टी के चेयरमैन बन गए। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने पर नवनिर्वाचित विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने धन्यवाद जताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका समर्थन मिल सके। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। हालांकि ये पहले ही तय था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इसका ऐलान भी कर चुके हैं। केवल गठबंधन की ओर से इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। नई सरकार संभवतः शनिवार या सोमवार को शपथ ले सकती है। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की और 4 निर्दलीय सदस्यों ने समर्थन देने का ऐलान किया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को इस चुनाव में 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि अन्य सहयोगी दल सीपीआईएम को 1 सीट हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ देकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं। स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट। गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने 3 महीने की डेडलाइन दी है। लोकायुक्त पुलिस ने जांच तेज कर दी है। लोकायुक्त पुलिस ने मल्लिकार्जुन स्वामी, जो कि सिद्धरमैया की पत्नी के बड़े भाई हैं, और देवराज, जो कि जमीन मालिक थे, इन दोनों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि घोटाले मामले में 2004 में देवराजू ने अपनी जमीन मल्लिकार्जुन स्वामी को बेच दी थी। 2010 में ये जमीन मल्लिकार्जुन स्वामी ने अपनी छोटी बहन पार्वती यानी सीएम सिद्धरमैया की पत्नी को उपहार में दी थी। 2014 में पार्वती ने मुदा से ये वैकल्पिक स्थान मांगा। मैसूर के सारे गांव में जमीन के बदले उन्हें मैसूर के विजयनगर में करोड़ों रुपए के 14 प्लॉट मिले। इसी पृष्ठभूमि में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में आज पूछताछ के लिए मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू को लोकायुक्त कार्यालय में बुलाया गया था। गृह मंत्रालय ने हिज़्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने आज हिज़्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया। ये संगठन आतंक की विभिन्न घटनाओं में शामिल है, जिसमें भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल करना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। मोदी सरकार आतंकी ताकतों से सख्ती से निपटकर भारत को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे हर दिल अजीज उद्योगपति को दी गई अंतिम विदाई। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. Maharashtra is a hit. महाराष्ट्र टूरिज्म। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुकेश अंबानी समेत राजनीति, खेल और बिजनेस से जुड़ी कई हस्तियों ने रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा ने बुधवार को देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। एक व्यक्तित्व के रूप में भारत हमेशा अपने रतन को याद रखेगा। युवा उनसे सीख लेते रहेंगे और पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। नहीं रहे देश के अनमोल रतन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। ईमानदारी, सादगी, विश्वसनीयता का ब्रांड। भारत को बदलने वाले, देश को विकास की राह पर ले जाने वाले दूरदर्शी उद्योगपति ने आम और खास हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई थी। समाज की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक माने जाने वाले भारत में औद्योगिक क्रांति के जनक रतन टाटा ने साबित किया कि पद और कद से कोई बड़ा नहीं होता।
आम आदमी की कार से जगुआर तक देश दुनिया को नई दिशा देने वाले रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को, राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। वहीं पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, श्री टाटा दूरदर्शी, उद्योगपति, दयालु व असाधारण इंसान थे जिन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। उन्होंने भारत के एक प्रतिष्ठित उद्योग घराने को स्थायी लीडरशिप दी थी। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सदैव तत्पर रहे करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार की रात मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आम हो या खास, हर कोई इस युग पुरुष के अंतिम दर्शन का लेना चाहता था। हर सेक्टर के दिग्गजों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने एनसीपीए ग्राउंड पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या नेता, क्या अभिनेता, कोई उन्हें असाधारण, कोई सादगी की मूर्त तो कोई अनमोल बता रहा था। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। I would say a great human being. He not only carried the values, the traditions of the Tatas, but he emulated each and every of that. He was a good, very good corporate citizen who not only put his heart and mind into businesses, equally into philanthropic initiatives, touching lives. Ratanji, I think to my mind, not only gave leadership to the House of Tatas, but more importantly, also inspired next few generations. रतन टाटा के सम्मान में झारखंड और महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से टाटा के अपार योगदान और उनके द्वारा मानवता के प्रति किए गए कार्यों के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया गया। यह सम्मान उस व्यक्ति के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिसने मानवता के प्रति दयालुता, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को अपनाया। डीडी न्यूज की तरफ से देश के असली रतन को भावभीनी श्रद्धांजलि। और देश ने नम आंखों से दिया रतन टाटा को अंतिम विदाई। एक बड़ी खबर आ रही है, आइए लिए चलते हैं आपको दिल्ली के रमेश नगर से। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 2000 करोड़ की कोकीन बरामद की है। अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने 2000 करोड़ की कोकीन बरामद की है। करीब 200 किलो कोकीन रमेश नगर इलाके में एक गोदाम से बरामद की है। ये वेस्ट दिल्ली का इलाका है रमेश नगर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बरामद की है कोकीन। कोकीन लाने वाला शख्स लंदन भाग गया है। दिल्ली पुलिस ने 2000 करोड़ की कोकीन बरामद की है। जिस कार से कोकीन लाई गई थी उसमें जीपीएस लगा हुआ था और जो शख्स लेके आया है कोकीन वो लंदन भाग चुका है। जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करती पुलिस रमेश नगर इलाके के गोदाम तक
पहुंची। करीब 200 किलो कोकीन रमेश नगर इलाके में एक गोदाम से बरामद हुई है। ये कोकीन भी उसी सिंडिकेट का हिस्सा है। अब तक कुल 762 किलो कोकीन बरामद किया जा चुका है। ये कोकीन भी उसी सिंडिकेट की है जिसे 5,600 करोड़ की कोकीन के साथ पकड़ा गया था। अब तक कुल 762 किलो कोकीन बरामद किया जा चुका है। कुल 7,600 करोड़ की कोकीन अभी तक बरामद हुई है। हम जानते हैं लगातार जिस तरह से भारत सरकार का इस पर जोर है कि 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का एक तरह से लक्ष्य रखा गया है और गृह मंत्री समय समय पर इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि किस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है। उस लिहाज से बड़ी खबर है ये, जिस कार से कोकीन लाई गई थी उसमें जीपीएस लगा हुआ था और उसी को ट्रैक करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रमेश नगर तक पहुंची है। जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करती हुई पुलिस रमेश नगर के इलाके में उस गोदाम तक पहुंची जहां इस कोकीन को रखा गया था और ये कोकीन भी उसी सिंडिकेट का बताया जा रहा है जिसमें 5,600 करोड़ की कोकीन इससे पहले पकड़ी गई। यानी कि अब तक कुल 762 किलो कोकीन बरामद हुआ है। सवाल ये कि ये किस रास्ते से ये कोकीन भारत में लाया गया है। अब तक कुल 7,600 करोड़ की कोकीन बरामद की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने एक तरह से ये बड़ी बरामदगी की है। 2,000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है और जिस तरह से इस पूरे सिंडिकेट पर शिकंजा कसती हुई दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीपीएस को फॉलो किया और उसको फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस रमेश नगर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस आगमन पर लाओ मूल की महिलाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। लाओ महिलाओं ने उनका हिंदी भाषा में स्वागत किया जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा। I'm over the moon and so excited to have met him today. So he really friendly and he greeting us. So we are Lao, we are all here so delighted to meet him today. We are so excited to welcome Pradhan Mantri Modi ji to Laos. We are so happy to see him today and we hope he enjoy and happy in Laos. We are the volunteer from Arts of Living in Laos and today we are very proud to get the warm welcome for the Prime Minister of India. Pradhan Mantri Modi ji, welcome to Laos. We are really proud to come to see him today. Yes, it's like I'm over the moon right now. Pradhan Mantri Modi ji of past Laos में हार्दिक स्वागत है. I'm very happy to join and meet Pradhan Mantri and I ever went to India one time and beautiful country and kind people there and food is very yummy. I'm really happy about India almost. After meeting the real person of the Prime Minister of India, I'm feeling very, amazing. तो प्रधानमंत्री की लाओ यात्रा से काफी उत्साहित दिखी लाओ महिलाएं और अपने अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।